Okay, so basically we were discussing about the Union Budget 2022-23. अब जो है कुछ स्पेसिफिकली इस बजट 2022-2023 में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, उसकी कुछ चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, संरक्षण मंत्रालय की बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, तो हमें पता है कि पिछले कई महीनों से रक्षा से संबंधित अलग अलग चीजें चीजें जो है वो चर्चा में है। मुख्यतः चाइना से संबंधित खतरा, पाकिस्तान से संबंधित खतरा, और उस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत को जो है रक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण जो है सुरक्षा से संबंधित चीजों को जो है खरीदना है, और उसके लिए बजट में उसका प्रावधान होना बहुत जरूरी है। अगर वर्ष 2022-2023 की अगर हम बात करें तो इस साल टोटल 5,25,000 5,25,000 करोड़ इतना जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बजट रखा गया है। तो अगर वर्ष 2022-2023 की हम बात करें, आर्थिक वर्ष, 5,25,000 करोड़ इतना जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बजट रखा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने लायक बात कि 5,25,000 करोड़ जो है वो टोटल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए है। इसका मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके साथ ही डीआरडीओ से रिलेटेड भी चीजें इसमें आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो भी चीजें यहाँ पे आएगी। ऑर्डिनेंस बोर्ड से रिलेटेड भी चीजें आएगी। तो ये मोटा मोटी तौर पर 5,25,000 करोड़ खर्च ये जो है ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है। भारत सरकार इस साल यानी आने वाले आर्थिक वर्ष में टोटल 39 लाख करोड़ इतना खर्च जो है वो करने वाला है। तो 39.45 लाख करोड़ में से 5.25 लाख करोड़ इतना खर्चा जो है डिफेंस पे होने वाला है। सो मोटा मोटी तौर पर अगर आपको कोई पूछे कि भारत सरकार आने वाले आर्थिक वर्ष में डिफेंस से रिलेटेड टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च करने वाला है, इट कम्स 13.3%, यानी रफली 13% के आसपास जो है भारत सरकार डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड खर्चा करने वाला है। लेकिन अगेन यहाँ पे ध्यान देने लायक बात, इसमें सारी ही चीजें आएगी, यानी डिफेंस से रिलेटेड पेंशन आएगा, सैलरीज आएगा, नए इक्विपमेंट्स आएंगे, मॉडर्नाइजेशन आएगा, ये सब कुछ वहां पे आएगा। अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी यानी रफली अगर हम 3 लाख करोड़ इतना जो है अगर भारत सरकार का ओवरऑल जो है $3 ट्रिलियन इतना अगर हम जीडीपी कंसिडर करते हैं और उसमें से जो है 5.25 लाख करोड़ हम खर्चा करने जा रहे हैं, तो जीडीपी का जो है 2.03% इतना जो है जीडीपी का हिस्सा डिफेंस के ऊपर खर्च होने वाला है। सो ये आंकड़े जो है थोड़े से आपको ध्यान में देने देने लायक है। जहां पे आपको बोलना होगा 5,25,000 करोड़ ये जो है टोटल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड खर्चा होगा, और रफली जो है भारत सरकार जो खर्च करने वाला है, खर्चे का 13% डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड रहेगा। और जीडीपी का हिस्सा अगर हम बात करें तो रफली 2.03% इतना जो है डिफेंस से रिलेटेड खर्चा आने वाले वर्ष में भारत सरकार करने वाला है डिफेंस से रिलेटेड। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज जो हमें वहां पे ध्यान देनी होगी, भारत सरकार ने स्पेसिफिकली कहा है कि इस बजट में का 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट विल बी ईयरमार्क फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या? अब हमने जैसे कहा कि इस डिफेंस के खर्चे में, यानी ये टोटल खर्चे में सैलरीज वाला भी कंपोनेंट है, पेंशन वाला भी कंपोनेंट है, बाकी मेंटेनेंस वाला भी कंपोनेंट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये इतने मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सचमुच में मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड जो है आप कितना खर्च करने वाले हो, और उसमें भारत सरकार ने स्पेसिफिकली कहा कि जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी नए नए वहां पे जो है हथियार लेने के लिए या ओवरऑल जो है भारत की संरक्षण सिद्धता बढ़ाने के लिए जो हम खर्च करने वाले हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड, उसमें का 68% जो खर्चा है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यानी मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत, भारतीय कंपनियों को जो है ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, आत्मनिर्भर भारत बने, हमारा दूसरे देशों के ऊपर डिफेंस से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड डिपेंडेंस कम हो, इसके लिए भारत का पूरा प्रयास है, जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस सप्लाई से रिलेटेड। तो इसीलिए पिछले साल जो है 58% इतना जो है डोमेस्टिक कंपनीज को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में का या कैपिटल प्रोक्योरमेंट में का हिस्सा देते थे, उसको बढ़ाते हुए इस साल जो है 68% यानी
डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोक्योरमेंट होगा उसमें से 68% ये भारतीय कंपनियों द्वारा ही भारत के डिफेंस के लिए बनाया जाएगा, जो सर्टनली आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है एक महत्वपूर्ण पहल वहां पे होगी। इतना ही नहीं, नए नए टेक्नोलॉजी का जो है भारतीय संरक्षण सिद्धता में ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग हो, इसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप उनका जो है इन्वॉल्वमेंट होगा। सो 25% ऑफ जो डिफेंस का बजट रहेगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वहां पे साइड में निकाल के रखा है। यहाँ पे मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा, अगर आपने देखा होगा 29 जनवरी 2022 को जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी था, वहां पे एक ड्रोन का शो वहां पे किया गया था, जहां पे 1000 से ज्यादा ड्रोन एक ही वक्त उड़ाए गए थे और बेहतरीन तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड उस ड्रोन के माध्यम से जो है एक शो वहां पे किया गया था। आपकी जानकारी के लिए वो शो जो है विश्व में के सिर्फ 4 ही कंट्रीज कर सकते हैं। अब तक इसके पहले 3 ही कंट्रीज ने किया था, एक था अमेरिका, एक था चाइना, एक था रशिया, और अब उसमें जो है भारत एक उसमें ऐड हुआ है। सो विश्व में भारत सिर्फ चौथा कंट्री बना है जिसने इस तरह का 1000 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए वो शो किया था। और आपकी जानकारी के लिए ये सारा शो, ये ड्रोन्स भारत की बॉट लैब डायनामिक्स नाम की एक स्टार्टअप है, यानी भारतीयों द्वारा आईआईटी दिल्ली से संबंधित इंजीनियर्स ने ये बॉट लैब डायनामिक्स नाम के स्टार्टअप के माध्यम से इतना बेहतरीन वो शो किया था। यानी स्टार्टअप को, प्राइवेट सेक्टर को अगर हम बढ़ावा देंगे तो भारत के डिफेंस सेक्टर में उसका फायदा होगा, ये उसके मायने हैं। तो ये आंकड़े और ये कुछ चीजें जो है हमें यहाँ पे ध्यान में देनी होगी, जिसके माध्यम से भारत की संरक्षण सिद्धता बढ़ाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस बजट में कुछ जो है पहल की गई है। ये भी चीज हमने ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो हमें वहां पे ध्यान में लेनी है कि वर्ष 2023 ये सारे विश्व में जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स हम जिसे बोलते हैं, जाड़ बर्ड धान्य, बाजरा जैसे बाजरा, रागी, इसे जो है कोर्स मिलेट्स हम कहते हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये रहेगा वर्ष 2023। तो वर्ष 2023 में जो है भारत सरकार ने स्पेसिफिकली फोकस किया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स और उससे बनने वाले अलग अलग फूड प्रोडक्ट उसको बढ़ावा देने के लिए जो है भारत सरकार ने बजट में कुछ वहां पे अलोकेशन किया है, उसके ऊपर विशेष फोकस देंगे। सो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये कब है? तो ये है 2023 में, इसको भी हमने वहां पे ध्यान में देना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, भारत सरकार ने 2017 में घोषणा की थी कि आने वाले 5 साल में यानी वर्ष 2022 तक हम जो है हमारे जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स का डबलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम करेंगे। यानी 2017 में हमारे फार्मर्स का जो इनकम है वो डबल करने की हम कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारा खर्च हम करेंगे। अब वर्ष 2022 में भारत सरकार ने तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं कि सचमुच में डबलिंग ऑफ द इनकम हुआ है क्या, या कोरोना की वजह से जो है वो मामला पीछे पड़ गया। जो भी कुछ हो, उसमें का एक महत्वपूर्ण जो पहलू था दैट इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यानी पूरे भारत में जो कृषि व्यवस्था है उसमें के जो अलग अलग घटक है, मुख्यतः जो फार्मर्स है, उनको अलग अलग तरह के लोन्स मिले, एग्रीकल्चरल लोन्स मिले, क्रॉप लोन्स मिले, अलग अलग तरह के जो है फार्म से रिलेटेड चीजें खरीदने के लिए लोन मिले, तो उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यानी फार्मर्स को मिलने वाला लोन। तो अब आने वाले आर्थिक वर्ष में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है कि वर्ष 2022-2023 इस आर्थिक वर्ष में हमने एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट रखा है 18 लाख करोड़ का। यानी भारत सरकार का कहना है आने वाले एक वर्ष में हमारे फार्मर्स को हम जो है 18 लाख करोड़ का जो है एक तरह से लोन देंगे। सो एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट कितना, आंकड़ा हमने ध्यान में रखना चाहिए, 18 लाख करोड़। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा? वर्ष 2023। उसके साथ ही इस बजट में और एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई जहां पे मुख्य फोकस रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें पता है 21वीं सदी में ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस है कि कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स, कम से कम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, कम से कम एनवायरनमेंट की हानि करते हुए हम अगर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकेंगे तो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली
एक तरीके का जो है माहौल बनाने के लिए ये फायदे का होगा। और उसी को ध्यान में लेते हुए भारत का ज्यादा से ज्यादा फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है, केमिकल फ्री काइंड ऑफ, यानी नेचुरल तरीके से नेचुरल फार्मिंग पे जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस भारत सरकार देना चाहता है। और समय समय पर भारत सरकार ने उस तरीके से पॉलिसी डिसीजंस भी लिए हैं। हमें पता है कि सिक्किम में उससे रिलेटेड नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NOFRI कहाँ पे है, सिक्किम के गंगटोक में है, तो उसकी भी स्थापना करके रखी हुई थी। तो इस बजट में भी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से भारत संबंधित भारत सरकार ने वहां पे घोषणा की है। और एक महत्वपूर्ण चीज एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड भारत सरकार ने कही है, वो है किसान ड्रोन से संबंधित। तो भारत सरकार ने जो है किसान ड्रोन का भी इसमें स्पेसिफिकली जिक्र किया है। और इस किसान ड्रोन, ड्रोन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो इस ड्रोन के माध्यम से भारत सरकार क्या करने वाला है, ड्रोन के माध्यम से जो है अगर कहीं डिजास्टर होता है या मान लो कहीं पे जो है फ्लड आता है और उसकी वजह से फार्मर्स का पूरा नुकसान होता है, तो उसका पंचनामा वगैरह वगैरह करते करते उसको मदद मिलने में कई महीने कई साल चले जाते थे। तो ये ना हो इसके लिए ड्रोन के माध्यम से जो है एक तरीके से कितना डैमेज हुआ है उस डैमेज का असेसमेंट करने के लिए ये किसान ड्रोन जो है काम में आएगा। सिमिलरली इस किसान ड्रोन के माध्यम से हमें जो है पूरे भारत में के जो ये एग्रीकल्चरल लैंड है उसका डिजिटलाइजेशन करना है, डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है, तो ये किसान ड्रोन जो है उसके काम में भी वहां पे आएंगे। इतना ही नहीं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए भी ये ड्रोन जो है वहां पे काम में आएंगे। सो किसान ड्रोन्स, इसका भी जिक्र एग्रीकल्चर से रिलेटेड बजट में किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड 18 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संबंधित ध्यान में लेनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमने देखा एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हमने देखा। इस बजट में जो है स्पेसिफिकली निर्मला सीतारमन जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि पीएम गति शक्ति के माध्यम से हम एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पायाभूत सुविधांचा विकास, एक तरीके से जो है कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इसको हम बढ़ावा देने वाले हैं। और पीएम गति शक्ति के माध्यम से 7 इंजिन्स ऑफ ग्रोथ होंगे, यानी भारत सरकार जो है खर्च करेगा इन 7 चीजों के ऊपर। विशेष तरीके से जो है भारत सरकार का जोर रहेगा, जहां पे रोड्स का डेवलपमेंट भारत सरकार करेगी, रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, एयरपोर्ट्स जो है उसका नेटवर्क बढ़ाएगी, जो सी पोर्ट्स होते हैं, शिपिंग पोर्ट्स होते हैं, उसका नेटवर्क बढ़ाएगी, मास ट्रांसपोर्ट स्पेशली अर्बन एरिया में मेट्रोज वगैरह जो होते हैं, तो मास ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भारत सरकार जो है विशेष प्रयत्न करेगी, वाटरवेज को डेवलप करने की भारत सरकार कोशिश करेगी, एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, अलग अलग तरह के गोडाउन्स, अलग अलग तरह के जो है शीत गृह, वेयर हाउसेस, उसको डेवलप करने की भी कोशिश भारत सरकार वहां पे करेगा। और इसमें जो है भारत सरकार ने कहा है कि आने वाले एक वर्ष में, वर्ष 2022-23 में हम टोटल 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज का निर्माण करेंगे। सर्टेनली बहुत अच्छी बात है, यानी 365 डेज में ऑलमोस्ट 25,000 एडिशनल न्यू नेशनल हाईवेज का जो है नेटवर्क भारत सरकार जो है बनाने का प्रयास वहां पे करने वाली है। इतना ही नहीं, रेलवे से संबंधित 400 एडिशनल वंदे भारत ट्रेन भारत जो है वहां पे डेवलप करने वाला है। उसमें से 100 जो रहेंगे वो जो है कवच, यानी एक तरीके से जो है रेलवे सेफ्टी बढ़ाने के लिए जो है 100 कवच, 100 ट्रेन से संबंधित कवच का एक तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम भारत सरकार वहां पे एक्टिवेट करने वाली है। तो ये आंकड़े कभी कभी जो है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। 400 वंदे भारत ट्रेन, 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण, ये भारत सरकार वहां पे करने वाला है। उसके साथ ही भारत सरकार ने घोषणा की है कि हम वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, रेलवे से संबंधित मुख्यतः, भारत इतना बड़ा देश है और भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं और भारत में जबरदस्त पोटेंशियल है। तो गांव के लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को भी जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मार्केट्स में पहुंचाने के लिए ये रेलवे का नेटवर्क जो है वो बहुत काम में आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यानी बचपन में मैं देखता था कि जब सपोज नांदेड़ से जो है औरंगाबाद से हम नांदेड़ वहां पे जा रहे हैं, तो परभनी के पास में सेलू नाम का एक रेलवे स्टेशन है। और उस सेलू के जो है चने जो होते हैं वो बड़े फेमस है। यानी ट्रेन में जो है वो चने वाला जो है, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ लोकल स्किल, वहां की जो है वहां के लोगों की वो लोकल स्किल है।
तो अगर मान लो इस तरह का लोकल स्किल होने वाले जो अलग अलग गांव है, अलग अलग स्टेशन है, वो अगर पूरे भारत तक वहां पे पहुंच जाए तो वहां के लोकल स्किल को जो है बढ़ावा मिलेगा और ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था को भी उसका फायदा होगा। तो हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ, लखनऊ में जो है वो चिकन एम्ब्रॉयडरी हम जिसे कहते हैं, तो चिकन एम्ब्रॉयडरी वाले बहुत सारे साड़ीज होते हैं। मान लो आगरा का पेठा है, मान लो जो है उत्तर प्रदेश में कुछ वहां पे होंगे, वहां का हनी फेमस है, कहीं का जो है और कोई प्रोडक्ट फेमस है। तो वन स्टेशन वन पोस्ट वन प्रोडक्ट, इस तरह की स्कीम जिसके माध्यम से जो है वहां के लोकल प्रोडक्ट्स को सप्लाई चेन में लाने के लिए भारत सरकार विशेष प्रयास वहां पे करने वाली है। तो ये भी चीज जो है हमने वहां पे ध्यान देने लायक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखा, मुख्यतः ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके ऊपर भारत सरकार ने विशेष जोर दिया है और उसको नाम है पीएम गति शक्ति, एंड दीज आर द 7 इंजिन्स ऑफ ग्रोथ। इसको भी हमने जो है ध्यान देना जरूरी है। हेल्थ, पिछले 2 साल में हमने देखा कि हेल्थ के ऊपर जो है भारत सरकार को ध्यान देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक कितना बुरा हाल कर सकता है ये सारे विश्व ने वहां पे देखा, और हेल्थ से रिलेटेड जो है भारत सरकार उसके ऊपर फोकस करने वाला है। तो भारत सरकार का कहना है कि ऑलरेडी हमने जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो वहां पे शुरू की है, आयुष्मान भारत योजना हम जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत अब नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, यानी हमारे हेल्थ सिस्टम का भी डिजिटलाइजेशन हम करने वाले हैं। जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, यूनिक आईडी, उस आधार कार्ड के आधार पर जो है उस व्यक्ति की सारे डिटेल्स वहां पे मिल जाते हैं, वैसे ही अब हम जो है हेल्थ से संबंधित यूनिक हेल्थ आईडी उस व्यक्ति का तैयार करेंगे, और उस यूनिक हेल्थ आईडी के माध्यम से उस व्यक्ति का सारा जो है हेल्थ से संबंधित डेटा, बाकी रिपोर्ट्स वगैरह उससे लिंक्ड रहेंगे। तो कहीं भी भारत में कहीं भी अस्पताल में वो जाएगा तो उस यूनिक हेल्थ आईडी के माध्यम से एक तरीके से जो है हेल्थ सर्विसेज प्रदान करने में भारत सरकार को और ओवरऑल सिस्टम को जो है वहां पे सुविधा प्राप्त होगी। तो इस तरह का नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम हम वहां पे बनाने जा रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर यानी लोकल लेवल पर जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र रूरल एरिया में जो है उसका भी अपग्रेडेशन करने के लिए अब 2 लाख आंगनवाड़ीज दे विल बी अपग्रेडेड एज सक्षम आंगनवाड़ीज। एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज वहां पे पूछा जा सकता है, दैट इज रिलेटेड विद नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। हमें पता है कि कोरोना और ओवरऑल ही हमारी जो जीवन शैली चेंज हो रही है उसकी वजह से मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक आरोग्य के ऊपर बहुत ही सारे विपरीत परिणाम हुए हैं। तो उस तरह का मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, एक्सपर्ट मेंटल हेल्थ काउंसलिंग देने के लिए भारत सरकार अब नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने वाला है। यानी आप फोन करो और उस फोन के माध्यम से आपको जो है सारी जानकारी या आपको जो है काउंसलिंग वहां पे मिल सकती है। और इसके लिए भारत सरकार ने हमारे भारत का टॉप का मेंटल हेल्थ साइंस से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है जिसे हम कहते हैं निमहैंस, बेंगलुरु में है ये। सो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड न्यूरो साइंसेस जो है उससे संबंधित निमहैंस बैंगलोर ये नोडल सेंटर रहेगा, और इसके देखरेख में, इसके सुपरविजन में पूरे भारत में जो है 24 अलग अलग तरह के जो है टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, और इसके माध्यम से नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये भी एक घोषणा हमारे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो अलग अलग घोषणाएं की है, जहां पे कहा गया है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप जो है भारत के किसी भी कोने में हो, इस वर्चुअल माध्यम से, डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है वहां पे एजुकेशन देने का प्रयास रहेगा। महत्वपूर्ण घोषणा, 200 टीवी चैनल्स का जो है निर्माण भारत सरकार करेगी जो एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है। हमें पता है कि इस कोरोना के काल में वर्चुअल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सारा हुआ, और बहुत सारे जो रूरल एरियाज है, जो बैकवर्ड एरियाज है, वहां पे लैंग्वेज की वजह से कि सारा सबको ही जो है इंग्लिश में पता नहीं चलेगा, सबको ही हिंदी में पता नहीं चलेगा, तो जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है उसमें भी अलग अलग तरह का स्टडी मटेरियल डेवलप करके हर एक क्लास के लिए एक चैनल, इस तरीके से 200 टीवी चैनल्स जो है भारत सरकार वहां पे एक्सपांड करने वाला है। अभी जो है 12 टीवी चैनल्स है एजुकेशन से रिलेटेड भारत सरकार के, उसको एक्सपांड करके 200 टीवी चैनल जो है भारत सरकार बनाने वाला है। इतना ही नहीं, जो है साइंस एंड मैथमेटिक्स इन विषयों के लिए 750 वर्चुअल लैब्स, ऑनलाइन लैब्स जो है भारत सरकार निर्माण करेगा। उसके साथ ही स्किलिंग,
आपका जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई लैबोरेटरीज, जिसके माध्यम से साइमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगा कि सचमुच में जो है प्रैक्टिकली जैसे चलता है उस तरह का एनवायरनमेंट इस वर्चुअल चैनल्स के माध्यम से, वर्चुअल लैब्स के माध्यम से देने का भारत सरकार का प्रयास रहेगा। सो 200 चैनल, ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। 750 वर्चुअल लैब्स ध्यान में रखना है। 75 स्किलिंग ई लैब्स, ये भी हमने जो है ध्यान में रखना है। मोटा मोटी तौर पर महत्वपूर्ण घोषणा है जहां पे भारत सरकार ने कहा कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स जो कहते हैं, उसको जो है 35% इंक्रीज करेंगे। कैपिटल यानी क्या है, जैसे मैंने कहा कि मुख्यतः भांडवली किंवा पायाभूत सुविधा का निर्माण, पावर प्रोजेक्ट्स हो, रस्तों का निर्माण हो, रेलवेज का निर्माण हो। सो ऑटोमेटिकली इन चीजों का निर्माण होगा तो लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भारत में जो है अच्छे रास्ते तैयार हो जाएंगे, बाकी जो है पावर प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएंगे, ये इस तरह का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ओवरऑल बाकी फैक्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए ये चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और लॉन्ग टर्म में भारत का इसके माध्यम से विकास हो सकता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने डिसाइड किया कि इस बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एलोकेशन है वो 35% हम इंक्रीज करेंगे। तो टोटल 7.5 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भारत सरकार आने वाले दिन में खर्च करने वाला है। और एक महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे हमने देखना है, भारत सरकार ने घोषणा की है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स यानी, सॉवरेन यानी सरकार, ग्रीन बॉन्ड्स यानी हमें पता है बॉन्ड्स के माध्यम से भारत सरकार जो है लोगों से पैसा वहां पे जो है लेता है और उसके बदले में जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको ब्याज देता है और कुछ सालों के बाद वो पैसा जो है भारत सरकार वापस करेगा। तो ये बॉन्ड्स के माध्यम से जो है भारत सरकार पैसा जो लेगा वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकली कहा है ये प्रोजेक्ट्स कौन से रहेंगे, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली रास्ते, एनवायरमेंट फ्रेंडली पावर प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भारत सरकार इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा जो है वो एस्टेब्लिश करेगा और उस पैसे के माध्यम से जो है ये अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स भारत सरकार चलाएगा। सो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी हमें वहां पे पता चाहिए। एज द नेम सजेस्ट, ग्रीन बॉन्ड्स यानी ये सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहायककारी हो, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से आने वाला पैसा भारत सरकार इस्तेमाल करने वाला है। वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार 65,000 करोड़ का टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, यानी सिंपल टर्म में जो भारत सरकार के ओनरशिप के कंपनीज है उसमें का कुछ हिस्सा बेच के भारत सरकार जो है 65,000 करोड़ रुपीज अर्न करने वाला है। माइट बी एचपीसीएल, बीपीसीएल जो पेट्रोलियम कंपनीज है उसमें का कुछ हिस्सा बेचेगा, या एलआईसी जो है उसका आईपीओ के माध्यम से भारत सरकार को जो पैसा आएगा उसके माध्यम से भी जो है भारत सरकार को वहां पे पैसा मिलने वाला है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके माध्यम से ग्रामीण भारत में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने का गारंटी भारत सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को देता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। अगर कोई भी जॉब चाहता है, अनस्किल्ड जॉब, तो भारत सरकार ग्रामीण भारत में देता है और वो स्कीम जो है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इस साल के लिए जो है भारत सरकार ने 73,000 करोड़ रुपीस आने वाले वर्ष में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए रखे हुए हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में ही वहां पे कहा था, डेफिसिट से रिलेटेड, रेवेन्यू डेफिसिट भारत सरकार को जो है 3.8% ऑफ जीडीपी का रखना है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो भारत सरकार का टारगेट है उसको 6.4% तक हम वहां पे रखने की भारत सरकार की वहां पे कोशिश वहां पे रहेगी। और भारत सरकार जो है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 9,40,651 करोड़ जो है, जो 43% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा वो आने वाले साल में देने वाला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आंकड़े भी आपको महत्वपूर्ण पता होना जरूरी है। अगर हम मिनिस्ट्री वाइज जो आने वाले एक वर्ष में भारत सरकार खर्च करने वाला है उसको अगर हम देखेंगे तो डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा खर्चा 5,25,000 करोड़ का भारत सरकार करेगी। अगर हम कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे तो जो है रफली 1,05,000 करोड़ की खर्चा जो है भारत सरकार करेगा। आपको 1.4 लाख करोड़ इतना खर्चा जो है हमारे रेलवेज मिनिस्ट्री से रिलेटेड भारत सरकार करने वाली है, ये भी आंकड़ा हमें पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, जहां पे सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है वगैरह, ये सारे जो
अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आते हैं, सीएपीएफ भी आते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड एक रफली 8,500 करोड़ भारत सरकार खर्च करेगी, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 11% ज्यादा माना जाता है। सो मोटा मोटी तौर पर आपको जो है डिफेंस से रिलेटेड खर्चा और रेलवे से रिलेटेड खर्चा भारत सरकार आने वाले साल में कितना करने वाली है, इसके बारे में जो है आपको जानकारी होना जरूरी है। ओके, सो ग्रॉसली जो है ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन, क्योंकि इनकम टैक्स में कुछ बदलाव नहीं किए हैं, बट कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स, कुछ महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड भारत सरकार किस तरीके से खर्च करने वाला है, और इससे जो है भारत सरकार की दिशा, एक तरीके से विकास की दिशा, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा का जो है हमें पता चलता है। सो जैसे मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बजट एक तो जो है स्टैटिक नॉलेज, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कौन सा मिनिस्ट्री होता है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, कौन सा आर्टिकल है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो एक चीज हमें ध्यान में देनी होती है। कंसेप्ट्स, रेवेन्यू डेफिसिट यानी क्या, फिस्कल डेफिसिट यानी क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण स्कीम्स, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, इनको भी जो है हमने ध्यान देना जरूरी है। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द बजट ऑफ ईयर 22-23। आई होप कि जो है इस आधार पर आप जो है, आपके पास जो मटेरियल है उसको कंसोलिडेट करके, कंपाइल करके, बजट से रिलेटेड जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से कर सकोगे। सो विद दिस वर्ड्स आज की चर्चा यहीं पे खत्म करते हैं। अगले समय कुछ नया टॉपिक लेके आपके सामने मैं आऊंगा। तब तक थैंक यू, जय हिंद।